गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपना काम कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने पहले कृतिका का पाठ 1 पढ़ चुके हैं, माता का आंचल। ये जो आपकी कृतिका पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, ये आपके लिए इसमें मोरल वैल्यूज की बातें हैं। अब आप पहले वाले पाठ में क्या था कि बच्चा माता पिता के कितना नजदीक होता है और माता पिता से कितना प्यार करता है, अपने आप को माता पिता के पास सुरक्षित महसूस करता है। तो अब उसमें हमने माता पिता के बारे में पढ़ा था। आज जो आपका पाठ 2, जॉर्ज पंचम की नाक, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में पाठ के लेखक हैं कमलेश्वर, लेखक कमलेश्वर है। इस पाठ में उस समय का वर्णन है जब रानी एलिजाबेथ अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। तो उस समय जो जैसे चौराहे पर मूर्ति स्थापित करते हैं ना, स्टैचू लगी होते हैं, जैसे अग्रसेन चौक पर अग्रसेन जी की, महाराणा प्रताप चौक पर महाराणा प्रताप जी की, ऐसे ही अम्बेडकर चौक, ऐसे अलग अलग चौक। ऐसे ही दिल्ली में जॉर्ज पंचम का स्टैचू था जिसकी नाक गायब हो गई थी। तो उस समय अखबार में यही चर्चा थी कि रानी आएगी, रानी क्या पहनेगी, कैसे होगा, तो ये सब खबरें छप रही थी। तो उसके बाद जब रानी की जॉर्ज पंचम की नाक गायब थी, तो सभी को चिंता थी कि कैसे नाक लगाई जाए। कोई नाक फिट नहीं हुई, अंत में एक जिंदा व्यक्ति की नाक लगाई गई। परंतु उस दिन सभी अखबार शांत थे। क्यों? उन्होंने कोई खबर नहीं छापी, सारे अखबार खाली थे, क्योंकि भारतीयों की इसमें मनोवृत्ति बताई गई कि वे पहले अंग्रेजों के गुलाम थे, आज भी वह गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं, इसीलिए अखबार वाले चुप थे। आज हम इसी पाठ को पढ़ेंगे, जॉर्ज पंचम की नाक, कमलेश्वर लेखक। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अंडरलाइन करो प्रश्न 1। अंग्रेज अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पर रानी क्या क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। दर्जी को क्या परेशानी थी? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के दौरे पर रानी अलग अलग समय में क्या पहनेगी। आखिर कोई मजाक तो था नहीं, जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। क्या बताया? अनेक फोटोग्राफर तैयार थे फोटो लेने के लिए। इंग्लैंड के अखबारों की कतरन टुकड़े हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। कहने का भाव है, जो इंग्लैंड के अखबार छपते थे, उसके जो अगले दिन उसके टुकड़े थे, हिंदुस्तान के अखबारों में चिपकाए जाते थे। रानी ने एक ऐसा हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है, जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है। करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। देखो बच्चों, एक नीले रंग के सूट पर कितना खर्चा आया? 400 पाउंड। कपड़ा कैसा था? रेशमी। कहां से मंगवाया था? हिंदुस्तान से। ऐसे बेटा छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी। प्रिंस
फिलिप के कारनामे भी छपे। कारनामे कार्य, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी पूरी जीवनियां देखने में आई। अर्थात जितने भी उनके नौकर चाकर थे, खाना बनाने वाले थे, बॉडीगार्ड थे, सबके बारे में बताया गया। शाही महल में रहने पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में आई। तस्वीर, फोटो। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था, शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। इसका अर्थ है कि इंग्लैंड में इस बात की जानकारी थी और उसकी खबरें हिंदुस्तान में भी फैल गई। इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल गई थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। राजधानी दिल्ली को बोलते हैं। भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी। कौन सा हवाई अड्डा? पालम हवाई अड्डा। उसके लिए कुछ तो होना चाहिए था। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए था, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में हजार हथेली लेकर लड़ चुके थे। उसकी शान शौकत के लिए क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा। दिल्ली ने क्या करा? अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया। बेसाख्ता मतलब अचानक, स्वाभाविक, नेचुरल। वे आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी हम घर को देखते हैं, और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। अर्थात दिल्ली में तैयारियां होने लगी, अर्थात दिल्ली का रूप बदलने लगा। और करिश्मा तो यह था, किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, फिर भी सड़कें जवान हो गई। सड़कें जवान होना अर्थात बिल्कुल ठीक ठाक हो जाना, उनकी मरम्मत करवा देना। बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। अर्थात जितनी भी सड़कें टूटी फूटी थी, पुरानी थी, सबको ठीक करवा दिया गया। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। नाजनीने जो कोमल अंग की स्त्री होती है उसको बोलते हैं। जितनी भी इमारतें थी वे भी सज गई। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। मुश्किल, कठिनाई। वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुश्किल मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। बच्चों, क्या बताया कि दिल्ली में सब कुछ काम हो चुका था, सड़कें मरम्मत हो गई थी और इमारतें भी ठीक करवा दी गई थी। केवल एक कमी रह गई थी। वह क्या थी? जॉर्ज पंचम की नाक। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान थी, कहानी। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन भी हुए थे। राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव पास किए थे, चंदा जमा किया था। देखो क्या क्या किया। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव पास किए, चंदा, पैसा इकट्ठा किया, भाषण दिए, गर्मा गर्म बहसें हुई, अखबारों के पन्ने भर गए, परंतु जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में, और कुछ लोग खामोश थे। खामोश रहने वाले की ताकत दोनों तरफ थी। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियार बंद पहरेदार तैनात कर दिए गए। क्या किया? आंदोलन में जॉर्ज पंचम की नाक के लिए पहरेदार भी बिठा दिए गए। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी कर दी
जिन लोगों तक पहुंच गए उन्हें शानो शौकत के साथ उतारकर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। लाट के होते हैं, मूर्ति को बोलते हैं, प्रतिमा को, खंबे को भी बोलते हैं। आपकी बुक में नीचे लिखे हुए हैं। उसी जमाने में दास्ता हुई इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। एकाएक, अचानक से। हथियार बंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे। गश्त लगती रही। गश्त जैसे पुलिस लगाती है ना, गश्त, घूमना। लाट की नाक चली गई। लाट मूर्ति को बोलते हैं बेटा। लाट जो मूर्ति स्थापित करते हैं उसको लाट कहा जाता है। रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बढ़ी। बड़ी गर्मा गर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाबों की एक मीटिंग हुई। खैर ख्वाब, भला चाहने वाले। मसला पेश किया गया, क्या किया जाए। सभी सहमत थे, अगर यह नाक नहीं तो हमारी नाक नहीं रहेगी। क्या बात थी? यदि नाक नहीं आई तो हमारी नाक भी नहीं रहेगी। तो बेटा अभी देखो 4 शब्द अर्थ हैं इसमें जो भी आपको बताए गए थे। इसके अगला पेज पे आ जाओ। पेज नंबर 12 पे आ जाओ। अब पेज नंबर 12, उस स्तर पर मशवरे हुए। मशवरे, सलाह, दिमाग खरोचे गए, भी दिमाग लगाया गया। यह तय किया गया हर हालत में इस नाक का होना जरूरी है। यह तय होते एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया। हुक्म देना, आदेश देना, वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। एक मूर्तिकार को बुलाया गया और दिल्ली बुलाया गया। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर पैसे से लाचार था। आते ही उसने हुक्मनामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी। सबके चेहरे लटके हुए, उदास थे। उसी की हालत देखकर कलाकारों की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। किसकी नाक लगानी है? जॉर्ज पंचम की नाक। मूर्तिकार ने सुना, जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए यह लाट कब कहाँ बनी थी। लाट मूर्ति जो चौराहे पर मूर्ति थी, कब बनी थी, कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। मूर्ति किससे बनाई जाती है बेटा? पत्थर के साथ। सब हुक्मानों ने एक दूसरे की तरफ ताकना देखा। एक नजर से दूसरे को कहा, यह बताने की जिम्मेवारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेड़ चीर दिए गए। पुरातत्व विभाग का क्या कि जो फाइलें थी, पेड़ चीरना मतलब फाइलें देखी गई। कुछ भी पता न चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ हो। फाइलें सब हजम कर चुकी हैं, अर्थात कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अगले पेज पे आ जाओ बेटा, पेज नंबर 14। ये देखो, पिक्चर देखेंगे। सब लोग सलाह मशवरा कर रहे हैं, मीटिंग बैठी हुई है। मीटिंग में ऐसे ही बैठते हैं ना। पेज नंबर 13 पे आ जाओ। हुक्मनामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई। उसके जिम्मे यह काम सौंप दिया गया, जैसे भी हो काम करना है। इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार, जिम्मेवारी। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का पता नहीं चला, परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर आऊंगा और ऐसा पत्थर खोज कर लाऊंगा। मूर्तिकार ने क्या कहा कि जैसा ये पत्थर है मैं वैसा पत्थर खोज कर लाऊंगा।
कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। अर्थात सभी को भारतवर्ष पर गर्व था। हर चीज एक देश के गर्भ में छिपी है, जरूरत खोजने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत का फल मिलेगा। आने वाला जमाना खुशहाल होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मेहनत का फल बताया गया कि हम मेहनत करते हैं तो खुशी मिलती है और उसका फल भी मिलता है। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। किसने भाषण दिया था? सेनापति ने। सभापति ने भाषण देकर चला गया और अगले दिन कहाँ छपा यह भाषण? अखबार में। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों, पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। हताश, निराश। उसके चेहरे पर लालच बरस रही थी। उसके सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर पत्थर का किस्म नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। कौन सा पत्थर था? इंडिया का नहीं था। सभापति ने तेज में आकर कहा, लालच है आपकी अक्ल पर। अक्ल, बुद्धि। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके। दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन सब हिंदुस्तान में बाल डांस तक जाता है। तो पत्थर क्यों नहीं मिल पाता? मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। सहसा, अचानक। अचानक क्या हुआ? मूर्तिकार की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहूंगा, लेकिन इस शर्त पर यह बात अखबार वालों तक न पहुंचे। सभापति की आंखों में चमक आई। सेनापति ने हुक्म दिया, कमरे के दरवाजे बंद कर दिए। मूर्तिकार ने कहा, देश में नेताओं की मूर्तियां हैं। इजाजत हो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है, जिसकी नाक इस ललाट पर फिट आएगी उतार कर लगा दी जाएगी। सबने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के साथ खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन होशियारी से, और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से बंबई गया। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, जहांगीर सबकी नाकें उसने टटोली। गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा। बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र, राजा राम मोहन राय आदि को भी देखा। नाप झोंक की बिहार की तरफ गया। देखो बच्चों, कितने महापुरुषों की नाक देखी। बिहार से उत्तर प्रदेश, चंद्रशेखर, बिस्मिल्ला, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय। फिर मद्रास से कहाँ गया? मद्रास में सत्यमूर्ति। मद्रास से मैसूर, केरल। फिर पंजाब में लाला लाजपत राय, भगत सिंह। फिर दिल्ली पहुंच गया। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा की, सबकी नाक देखी, नाप लिया, परंतु सबकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। सुनकर उसके होश गुम हो गए, झुंझलाने लगा। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाया। सुना, बिहार के सेक्रेटरी के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित हैं। अब किसकी नाक देखने लगे? बच्चों की। 1942 में बच्चों की नाक जो लगाई गई थी, शायद बच्चों की नाक फिट हो जाए, यह सोचकर वहां पहुंचा। बच्चों की नाकें भी बड़ी थी। अब बताए मैं क्या करूं? राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहाया गया, अर्थात मूर्ति को साफ किया गया, रोगन किया गया, सब कुछ हो गया, सिर्फ नाक नहीं थी। बात बड़े लोगों तक पहुंच गई। जॉर्ज पंचम की नाक न लगी तो रानी का स्वागत कैसे करेंगे?
यह तो अपनी नाक कटवाने की बात थी, लेकिन मूर्तिकार पैसे का लाचार था, हार नहीं मानी। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में आया। उसने बात दोहराई। कमरे में कमेटी फिर बुलाई गई। दरवाजे बंद हुए। मूर्तिकार ने नया आइडिया दिया। नाक लगाना एकदम जरूरी है। मेरी राय है 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगाई जाए। देखो, मूर्तिकार ने कितना गलत आइडिया दिया कि जिंदे व्यक्ति की नाक लगाई जाए। कि भारत की जनसंख्या 40 करोड़ है, किसी भी जिंदा व्यक्ति की नाक लगाई जाए। बात के साथ सन्नाटा छा गया, खामोशी छा गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। धीरे से बोले, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह मेरे पर छोड़ दो। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाजत चाहिए। कानाफूसी हुई। मूर्तिकार को इजाजत दे दी गई। इजाजत, आज्ञा। देखो, कौन सी नाक लगाने की आज्ञा दी? पेज नंबर 15 पे आ जाओ बेटा। अखबारों में सिर्फ इतना छपा था कि नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही है। नाक लगने से पहले फिर हथियार बंद पहरेदार तैनात हुए। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया। उसकी ताजा पानी डाल दिया गया ताकि जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी सूखने न पाई। इस बात की खबर जनता को नहीं थी। सब तैयारियां चल रही थी। रानी के आने का दिन नजदीक था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से मदद मांगी। वह उसे दी गई। हिदायत दी गई, साथ में एक खास नाक लग जानी चाहिए। वह दिन आया। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। सब अखबारों में यह खबर छपी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई, यानी ऐसी नाक जो कई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन अखबार एक बात गौर करने की थी। उस दिन कहीं भी कोई उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा। रिबन काटते हैं ना, फीता उसको बोलते हैं, रिबन को। कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी। कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था। कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं था। किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। इसमें क्या बताया? उस दिन सभी अखबारों में कोई खबर नहीं आई। क्यों? सबको यह बात बुरी लग रही थी। कौन सी बात? जिंदा व्यक्ति की नाक लगाना। किसी का ताजा चित्र नहीं छपा था। यह अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वह भी बुत के लिए। बुत क्या होता है? मूर्ति। जो बोल नहीं सकता उसको बुत बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को एक बार खुद पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रश्न अभ्यास करेंगे। और ध्यान से पढ़ना और साथ साथ लिखते रहा करो, और साथ साथ एक बार दोबारा से खुद भी पढ़ लिया करो। आप सबका धन्यवाद।